नमस्कार दोस्तों। हमारी राजनीति विज्ञान की जो ऑनलाइन कक्षाएं संचालित हो रही है उसमें आज अपन अध्ययन करेंगे भारतीय राजनीतिक विचारक या यूं कह सकते हैं महान राजनीतिक विचारक, कूटनीति के ज्ञाता और भारतीय राजनीतिक विचारों के महान पुरोधा के रूप में कौटिल्य का हम अध्ययन आज करेंगे। कौटिल्य, इनका मूल नाम जो है विष्णुगुप्त था। इनको कौटिल्य चाणक्य भी कहा जाता है क्योंकि जो इनके राजनीति के संदर्भ में जो विचार है वो वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है और राज व्यवस्था को प्रभावित करने वाले। तो इनके कारण जो है इनका चाणक्य, कौटिल्य, इनके जो उपाधियां हैं, मूल नाम इनका विष्णुगुप्त था। तो इनका जो परिचय है, कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य यानी जो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त थे उनका ये महा अमात्य था, एज ए पीएम यानी प्रधानमंत्री के रूप में, और तक्षशिला विश्वविद्यालय का जो है प्रमुख आचार्य था। यानी महान शिक्षक भी थे, महान ज्ञाता भी थे जो है राजनीति के संदर्भ में, और चंद्रगुप्त मौर्य के जो है मार्गदर्शक या यूं कह सकते हैं उसके प्रधानमंत्री या महाअमात्य के रूप में इनकी गिनती होती है। तो इनका जो कालक्रम है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन है। तो उसमें 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व, यानी इनका जो कालक्रम है वो ईसा पूर्व का है। तो प्रमुख रूप से जो कौटिल्य की जो देन रही है उनकी एक रचना है अर्थशास्त्र, और उस अर्थशास्त्र के अंदर नाम उसका अर्थशास्त्र है, लेकिन नाम इसका अर्थशास्त्र है, लेकिन ये जो है राजनीति विज्ञान के जो मूल सिद्धांत है या यूं कह सकते हैं राजनीति को जो प्रभावित करने वाले जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों को लेकर लिखी हुई, यानी मूल रूप से शासन और प्रशासन से संबंधित विचार इसके अंदर है, समाहित है। तो जो अर्थशास्त्र है इसकी महानतम रचना है। अब इस अर्थशास्त्र के बारे में जो विचारक है, इसकी अर्थशास्त्र के जो जिस समय खोज हुई उस समय से लगा कि इनके बारे में जो जानकारी इकट्ठे की है, तो जो विदेशी विचारक इसमें उसके जो अध्ययन करने वाले रहे हैं तो उन्होंने अलग अलग नाम दिया इस अर्थशास्त्र का। इसमें जो A.L. बॉसम है, इसने जो है शासन व्यवस्था संबंधी संहिता का, अर्थशास्त्र को शासन व्यवस्था संबंधी संहिता का, किसने? A.L. बॉसम ने। फिर है रॉजर बॉसे ने राजनीतिक अर्थशास्त्र का विज्ञान का है, अर्थशास्त्र को राजनीतिक अर्थशास्त्र का विज्ञान का है। और कांगले है, इन्होंने राजनीति का विज्ञान का है। कुल मिला के दोस्तों सार यही है कि जितने भी विदेशी या पाश्चात्य जो विचारक रहे हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र का अध्ययन किया है उसके बारे में जो है जानकारी जुटाई है, उन्होंने इसको मोटे रूप से राजनीति से संबंधित ग्रंथ बताया। किससे संबंधित? राजनीति से संबंधित। अर्थशास्त्र ग्रंथ है वो हिंदू राज शासन व्यवस्था पर आधारित सबसे प्राचीन, यानी जो हिंदू राजाओं का जो शासन संचालित होता था वो मुख्य रूप से जो है अर्थशास्त्र से प्रभावित था। यानी जो हिंदू शासक हुआ करते थे उनके जो राजकार्य के सिद्धांत थे, उनके जो है शासन संचालन के सिद्धांत थे, उनके नियम थे प्रशासन के, वो सभी अर्थव्यवस्था जो शास्त्र है उससे मिलते जुलते हैं। यानी यूं कह सकते हैं कि जो अर्थशास्त्र है इन्होंने भारतीय राजनीतिक जो व्यवस्था है उसको बहुत हद तक प्रभावित किया है, और विशेष रूप से हिंदू राजाओं। इसमें जन कल्याण की भावना को सर्वोच्च माना। यानी अर्थशास्त्र का अगर दोस्त हम अध्ययन करते हैं तो उसके अंदर मुख्य चीज हमारे सामने आती है कि राजा है वो कैसा रहेगा। राजा एक जन कल्याणकारी स्वरूप में रहेगा, यानी मुख्य रूप से राजा का उद्देश्य है वो लोगों का भला करना, लोगों का कल्याण करना, लोगों के दुखों को दूर करना रहेगा। तो इसके अंदर जो मूल भावना है वो जन कल्याण की रही है। किसकी रही है? जन कल्याण की। फिर इस अर्थशास्त्र का जो उद्देश्य क्या है वो है राजा को शासन के उच्चतम कला से अवगत करवाना। यानी जो शासक होगा, कौन होगा? शासक। उस शासक को जो शासन की जो कलाएं होती है या जो यूं कह सकते हैं राजनीति के जो बेसिक सिद्धांत होते हैं उनके बारे में अवगत कराना। यानी राजा किस प्रकार से शासन करेगा, किस प्रकार से अपनी नीतियों को लागू करेगा, या यूं कह सकते हैं किस प्रकार से जो है अपने शासन संचालन के अंदर नियम बनाएगा, वो किन से प्रभावित होगा, तो वो
उसके अंदर अर्थशास्त्र के अंदर इन चीजों का जो है समावेश किया गया। यानी एक राजा किस प्रकार से शासन करेगा, किससे, तो वो एक प्रेरणा के रूप में जो है अर्थशास्त्र की रचना की गई। क्यों? क्योंकि जो है राजा को शासन करने के लिए उच्चतम कला का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यानी शासन कला का उच्चतम ज्ञान, यानी शासन के जो मूल नियम होते हैं, जो बेसिक नियम होते हैं, उन नियमों की जानकारी जो है राजा को होनी चाहिए, तभी जो है बेस्ट जो है यूं कह सकते हैं एक श्रेष्ठ शासन की रचना हो सकती है। फिर है एक व्यवहारिक प्रशासन के मार्गदर्शक के रूप में। व्यवहारिक प्रशासक यानी जो राजा होगा उसके व्यवहार के अंदर किस प्रकार से जो है वो दिनचर्या राजा की क्या होगी, राजा क्या काम करेगा, उसकी नीति क्या होगी, यानी व्यवहारिक जीवन से संबंधित। किससे संबंधित? व्यवहारिक जीवन से संबंधित है वो सभी प्रकार के जो राज व्यवस्था से संबंधित नियम होंगे, जो वो अर्थव्यवस्था से, अर्थशास्त्र से संबंधित है। फिर इसमें अर्थ प्रधान पुरुषार्थ माना गया। अर्थ यानी वित्त विभाग, धनार्जन। मनुष्य का जो जीवन है वह धन से ही सुलभ हुआ, यानी धन की महत्वपूर्ण भूमिका, वित्त की महत्वपूर्ण भूमिका, अर्थ की महत्वपूर्ण भूमिका मानव जीवन में और राजनीतिक जीवन दोनों में होती। एक राजा को शासन संचालित करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो है प्रशासन की व्यवस्था करनी पड़ती है, प्रशासकों की नियुक्ति करनी पड़ती है, और कई प्रकार के जो है जन कल्याण के कार्य भी करने पड़ते हैं। इन सभी को करने के लिए जो राजा को मुख्य रूप से क्या चाहिए, वो है अर्थ। अर्थ यानी धन, यानी प्रधान पुरुषार्थ के रूप में मनुष्य के लिए और राजा के लिए, यानी आम जनता के लिए और राजा के लिए, दोनों के लिए जो है अर्थ है, यानी जो धन है वो एकत्रित करना, कमाना या उसका अर्जन करना मुख्य कार्य, यानी मुख्य पुरुषार्थ है वो आपका क्या है, ये अर्थ है। क्या है? अर्थ। फिर इस जो अर्थव्यवस्था है, अर्थ जो शास्त्र रचना है, इसके अंदर कर्म स्थापन और स्पष्टीकरण बहुत, यानी इसके अंदर श्लोक लिखे गए हैं, संस्कृत भाषा के अंदर ये लिखी गई है, तो श्लोक लिखे गए हैं, सूत्र लिखे गए, और उसको जो एक आदेशात्मक शैली के, उपदेशात्मक शैली के अंदर जो है स्पष्ट रूप से, यानी एक क्रम बना हुआ है, यानी राजा को किस किस प्रकार से कार्मिक रूप से जो कार्य करने चाहिए वो सारे इसमें सम्मिलित है। तो इसकी कर्म स्थापन और स्पष्टीकरण इसकी मुख्य देन है। फिर अर्थशास्त्र की जो भाषा अभी मैंने आपको बताई है संस्कृत है, और शैली है वो सूत्र शैली, आदेशात्मक, उपदेशात्मक। सूत्र का मतलब है छोटे छोटे जो है सूत्रों के रूप में राज व्यवस्था के नियम और जो प्रशासन के नियम बताए गए हैं, और जो शैली है वो आदेशात्मक या उपदेशात्मक रही है, क्योंकि प्राचीन समय के जितने भी राजनीतिक विचार है उनको पढ़ते हैं हम, तो उसके अंदर हमें ये आदेशात्मक या जो है उपदेशात्मक शैली ही दिखाई देती है। फिर इसके अंदर जो मूल विषय है वो राजनीति से संबंधित है, यानी शासन प्रशासन से संबंधित रही है। फिर इसकी जो खोज है 1902 के अंदर हुई। अधिकरण इसके अंदर 15 है। दोस्तों ये ध्यान रख लेना, ये मैंने जो डिटेल लिखी है इसके अंदर कई बार जो है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। अधिकरण 15, अध्याय है 100, ये छोटे अध्याय, बड़े अध्याय है वो 26 है, यानी बड़े अध्याय वो 26 है और छोटे अध्याय इसमें 150। फिर 180 प्रकरण है, 6000 के लगभग स्रोत है, और इसका जो हिंदी अनुवाद है अर्थशास्त्र का वो वाचस्पति गरुड़ा नामक जो है विद्वान ने किया था। सबसे महत्वपूर्ण अधिकरण है वो छठा अधिकरण है, क्योंकि इसके अंदर राज्य के मंडल योनि सप्तांग सिद्धांत का वर्णन है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 4 विधाओं का जो है विशेष रूप से वर्णन किया है। उसके अंदर 4 प्रकार के जो है विद्याएं बताई है। उसके अंदर पहला है आनुवंशिकी, यानी दर्शन और तर्क, यानी शासन का जो मूल विषय रहेगा वो आपका दर्शन और तर्क रहेगा। तर्क के आधार पर हर बात को तर्क के आधार पर, तर्क की कसौटी पर कसा जाएगा और दार्शनिक विचारों से ओतप्रोत रहेगी। फिर त्रय का मतलब है वेदों का ज्ञान, धर्म अधर्म का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, यानी 3 विनों का ज्ञान। तो वेदों के बारे में, यानी धार्मिक ग्रंथों के बारे में, और वेदों की जो जीवन संहिता है, व्यक्तियों के जीवन को प्रभावित करने वाली संस्थाएं वेद, उनका अध्ययन करेगा। राजा होगा या प्रजा होगा, उन सबके लिए विद्याएं हैं। फिर है वार्ता। वार्ता का मतलब है व्यापार। इससे जो विद्या बताई हो व्यापार की बताई। व्यापार का मतलब वार्ता,
यानी कृषि और व्यापार से संबंधित आर्थिक क्रियाओं से संबंधित जितने भी जो क्रियाकलाप है उनको वार्ता के अंदर सम्मिलित किया गया है। फिर है दंड नीति। दंड नीति, दंड नीति का मतलब होता है शासन प्रशासन को संचालित करने के लिए, शासन प्रशासन को संचालित करने के लिए जो है एक नीति का होना आवश्यक है। यानी प्रशासन की एक नीति होनी चाहिए जिसमें न्याय व्यवस्था, दंड व्यवस्था, प्रशासनिक सुधार, जन कल्याण, ये सारे जो है विषय उसमें सम्मिलित होंगे। यानी कुल मिला के बात यह है कि दंड नीति शासन की एक कला है, या यूं कह सकते हैं राजनीति शास्त्र का एक पूरा ज्ञान है। राजनीति शास्त्र का एक ज्ञान। तो 4 प्रकार की विद्याएं राजा के लिए भी अनिवार्य होती थी और एक आम नागरिक के लिए, यानी या यूं कह सकते हैं दरबारी के लिए भी आवश्यक होती थी। आन्वेषिकी यानी दर्शन और जो है तर्क, फिर बाद में त्रयी यानी वेदों का ज्ञान, 3 वेदों का ज्ञान, और फिर उनका सार तत्व, धर्म अधर्म के बारे में जानकारी, फिर वार्ता है, जीवन से संबंधित है, व्यापार, वाणिज्य, कृषि या इससे संबंधित जो भी कार्य होते हैं उनके बारे में जानकारी होना, फिर दंड नीति यानी शासन प्रशासन की व्यवस्था करने के लिए जिस प्रकार की नीति अपनाई जाती है उसका पूरा ज्ञान होना आवश्यक। फिर है साध्य और साधन के बारे में जो है कौटिल्य के विचार, यानी मुख्य रूप से जो है शासन व्यवस्था किसके लिए रहेगी, साध्य कौन होगा, शासन किसके लिए संचालित होगा और उसके लिए किस प्रकार के साधनों का उपयोग किया जाएगा। यानी यूं कह सकते हैं कि जो सरकार होगी उसका उद्देश्य क्या होगा, यानी जो राज्य होगा उसका उद्देश्य क्या होगा और वो किस उद्देश्य से संचालित होगा, और उसको उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, यानी जो उद्देश्य पूरा, जैसे मान लो किसी राज्य का उद्देश्य है जन कल्याण करना, तो उन जन कल्याण के लिए वो किन किन मार्गों का, किन किन साधनों का उपयोग करेगा, उसके बारे में जो है कौटिल्य के क्या विचार है। तो कौटिल्य के विचार इसमें अलग तरह के। उन्होंने कहा कि कार्य होना चाहिए, यानी साध्य की प्राप्ति के लिए साधन कोई भी हो उचित माने जाएंगे जब कार्य की प्राप्ति हो। यानी कौटिल्य ने साध्य की प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार के साधनों के उपयोग को उचित, किसी भी प्रकार के साधनों के, आप किसी भी प्रकार के साधनों का उपयोग कर सकते हो, लेकिन आपको जो उद्देश्य रखा है उस तक पहुंचना जरूरी है। यानी साधन सदैव जो है आदरणीय माने जाएंगे, लेकिन उद्देश्य की प्राप्ति होना इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी आपको किसकी प्राप्ति होनी चाहिए, साध्य की प्राप्ति होनी चाहिए, साधन सदैव आदरणीय माने जाएंगे, ऐसा इनका विचार है। फिर एक प्रसिद्ध उक्ति है सठे साठ्यम समाचरित, संस्कृत के अंदर है। इसका अर्थ यही होता है कि जो व्यक्ति जैसा कार्य करता है उस व्यक्ति को उसी प्रकार का जो है दंड या उसी प्रकार का व्यवहार उसके साथ होना चाहिए। यानी एक व्यक्ति के साथ किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, तो इसके अंदर आपके बताया गया है कि जो व्यक्ति दुष्ट है उसके साथ दुष्टता का व्यवहार और जो सज्जन है उसके साथ सज्जनता का व्यवहार। यानी जो व्यक्ति जिस प्रकृति का है, जिस प्रवृत्ति का है, उस व्यक्ति के साथ उसी प्रकार का जो है व्यवहार किया जाएगा। समझ में आई कि जो व्यक्ति दुष्ट है अगर मान लो तो उसके साथ दुष्टता का व्यवहार, सज्जन है सज्जनता का व्यवहार। यानी जिस प्रकार के, यानी समय के अनुसार जिस प्रकार की परिस्थिति है उसी प्रकार से उस व्यक्ति के साथ व्यवहार किया जाएगा। यानी सठे साठ्यम समाचरित, यानी जैसा को तैसा दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए, ये बात कही गई है अर्थशास्त्र में। तो दोस्तों आज हमने कौटिल्य के जीवन परिचय, यानी वो किस प्रकार से एक चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के अंदर महामती के रूप में कार्य करता है, फिर बाद में उसकी जो रचना है अर्थशास्त्र, उस अर्थशास्त्र के बारे में संपूर्ण ज्ञान, और इसके अंदर दोस्तों एक चीज मैं यहाँ भूल गया, फिर करूंगा इसके अंदर, वो है ये अध्याय नहीं है, ये अध्यक्ष है। क्या है, अध्यक्ष है, थोड़ी भूल हो गई, अध्यक्ष है। यानी 26 अध्यक्षों का जो है उल्लेख किया, 26 अध्यक्ष। अध्याय तो इसके अंदर 150 सही है, 150 अध्याय, 15 अधिकरण, 180 प्रकरण और 6000 के आसपास इसके अंदर स्रोत और 26 अध्यक्ष, यानी 26 प्रकार के शासन को संचालित करने वाले अध्यक्षों की जो है इसके अंदर संख्या बताई गई है। यानी 26 प्रकार के विभाग हुआ करते होंगे उस समय, क्योंकि ये तो बहुत ही ईसा पूर्व की बात है, तो हो सकता है कि 26 प्रकार के अध्यक्ष रहे होंगे, 26 प्रकार के विभाग रहे होंगे, उनके अलग अलग जो अध्यक्ष है, विभागों के अध्यक्ष, उनको 26 प्रकार के अध्यक्षों का जो है इसमें वर्णन मिलता है। तो अर्थशास्त्र के बारे में संपूर्ण जानकारी,
फिर बाद में उनकी जो 4 विधाएं बताई गई है उनके बारे में आन्वेषिकी, वार्ता, त्रयी और दंड नीति, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। अब आज के लिए इतना ही। आगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके राजनीतिक विचारों के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।